आपके पहला ही हो गया कि अपन जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वो देख रहे हैं, एक तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल हो गया। नीड क्यों थी? क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों जगह क्या है, डिवीजन था फेडरल स्ट्रक्चर के कारण से, रेवेन्यू दोनों जगह चाहिए, सेंटर में भी चाहिए और स्टेट में भी चाहिए अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आईजीएसटी द सेम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर, और स्टेट जीएसटी लॉज स्टेट उसको क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में अपने एक तो आपको जो करना है वो सीजीएसटी एक्ट करना है 2017, और एक क्या है आपको आईजीएसटी एक्ट 2017 करना है। ठीक है, ये दो एक्ट्स आपको करने हैं अच्छी से। हालांकि यूटीजीएसटी एक्ट भी है पर वो आपके कोर्स में नहीं दे रखा है, और आपके स्टेट जीएसटी लॉज भी हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है। तो ये गवर्निंग एनेक्टमेंट्स हैं। ठीक है, नीचे अपन और एक बार पढ़ेंगे बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। अब किस तरह से लेवी हो रहा है जीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है इधर से, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो फिर क्या लग रहा है, अपने आईजीएसटी लग रहा है। सर्टेन गुड्स हैव बीन मेड एग्जेम्प्टेड, सर्टेन सर्विसेज हैव बीन मेड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। कुछ गुड्स क्या है, दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। कौन से गुड्स हुए, एक तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एट प्रेजेंट नहीं लग रहा है। जब से काउंसिल उसको नोटिफाई करेंगे, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तब से उस पर लगेगा। फिर हमने बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स एग्जेम्पशंस, हमने क्या है गुड्स और सर्विसेज के लिए क्लासिफिकेशन का सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। दैट इज व्हाट, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN सिस्टम है। इट इज बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल ब्रसेल्स। तो HSN सिस्टम है हमारा। उसके अलावा सर्विसेज के लिए वी आर हैविंग सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। फिर हमने बोला था कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्ट करते हो किसी भी स्टेट से तो आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया है तो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में ये थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। सर्विस प्लस गुड्स के सप्लायर हुए या गुड्स के ही सप्लायर हुए, सर्विसेज के ही सप्लायर हुए, वह 20 लाख है। उसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहाँ 10 लाख है। अब यहाँ पे पुडुचेरी और तेलंगाना नॉर्मली वो स्पेशल कैटेगरी में नहीं है नोटिफाइड, पर उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है तो 20 लाख ही रखी हुई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ये चार में भी क्या है 20 लाख ही है एग्रीगेट टर्नओवर, चाहे आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो। ठीक है, तो भी ठीक है 20 लाख ही रहेगी। सर्विस के हो तो हर जगह ही 20 लाख है, गुड्स एंड सर्विस हो तो हर जगह ही क्या है 20 लाख है। ठीक है, अब सपोज कीजिए अपने को रजिस्ट्रेशन उस जगह कराना है जहाँ से हम टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्ट कर रहे हैं। मेरे 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच में मैं टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्ट कर रहा हूँ से वो एमपी में है, दूसरी ब्रांच मेरी यूपी में है जहाँ से मैं कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्ट नहीं करता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर तो पैन बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो उसमें वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी इंक्लूड होती हैं, पर जहाँ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आप कर रहे हो ना वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज करो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का उनका टर्नओवर आ रहा है से 20 लाख रुपए, हमारा टर्नओवर आ रहा है यहाँ 28 लाख रुपए, कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर हो गया हमारा 48 लाख, जो एक्सीड कर गया किससे 40 लाख से। तो हमारे को एक पर्टिकुलर ब्रांच जिससे हम टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्ट कर रहे हैं उसको अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं कराना। पर अगर वहाँ से भी कोई टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्ट हो गई तो वहाँ भी फिर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा। हर स्टेट वाइज अपने को क्या है अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। विद इन द स्टेट भी आप क्या है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अपनी एडिशनल जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको सेपरेटली भी क्या है रजिस्टर करा सकते हो, तो वो सेपरेट पर्सन माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। फिर है टैक्सेस पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन कौन हुआ, जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ या हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। क्यों रिक्वायर्ड, बिकॉज ही इज इफेक्टिंग दो सप्लाईज जहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम है जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स और सर्विस सप्लायर्स के लिए, जिसमें कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडर्स को देना पड़ता है जैसे 0.5% CGST, 0.5%
SGST, टैक्सेबल सप्लाईज का, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स को एग्रीगेट टर्नओवर का 0.5%, 0.5% देना है। रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स के लिए 2.5% और 2.5% है। पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ये अलग से। और जो आपके सर्विस सप्लायर्स हैं, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किससे एक्सीड नहीं कर रहा, 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, तो फिर उस केस के अंदर आपको क्या है, सर्विस सप्लायर को भी कंपोजिशन का बेनिफिट मिल सकता है। 50 लाख तक के टर्नओवर पे आपको 6% की रेट से टैक्स देना है, जिसमें 3% CGST एलिमेंट है और 3% SGST एलिमेंट है। अब चूंकि इंट्रोड्यूस किया था GST, तो वेरियस डेवलप्ड जो स्टेट्स थे उनके मन में ये डाउट था कि भाई हमारा रेवेन्यू कम तो नहीं हो जाएगा बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, क्योंकि अब तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो गया। पहले उस स्टेट का रेवेन्यू होता था जहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स कमेंस होता था, अब उस स्टेट का रेवेन्यू होता है जहाँ ये गुड्स कंज्यूम होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम आपको कंपनसेट कर देंगे जो भी आपका रेवेन्यू लॉस होगा। उसके लिए उन्होंने कुछ कमोडिटीज़ पे डीमेरिट गुड्स जिनको बोलते हैं उस पर क्या है, कंपनसेशन सेस लगाया, ठीक है। अब बड़ी गाड़ी हो गई, उस पर भी अब क्या लग गया, कंपनसेशन सेस लग रहा है। तो उससे क्या है, बेसिकली कॉस्ट बढ़ रही है। जिनको खाना है पान मसाला वो खाएंगे, जिनको तंबाकू खाना है वो खाएंगे, कितना ही GST उस पर लगा दो। और गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, तो बेसिकली इसलिए तो भाई ये चीज़ बंद कर दें। इसका बोला नहीं, कोई पान मसाला की बिक्री नहीं होगी, कोई तंबाकू की बिक्री नहीं होगी, कोई मद्यसारिक पे जो स्टेट एक्साइज लगती है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होगी। तो उससे कितना रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसी का ही नहीं, मेडिसिन्स का, डॉक्टर्स का, फलाना दिमाग, सब चीज़ें लिंक्ड है। ये सप्लाई होना भी ज़रूरी है, तभी तो फिर क्या होगा। सेठ सांवरिया में कितने करोड़ों का चंदा आ रहा है, वो किससे आ रहा है, चरस, यही तो चल रहा है उनका। अफीम की खेती होती है वहाँ, जितनी खेती होती है उसका परसेंटेज वो आदमी क्या करता है, भगवान जी के नाम अर्पण कर देता है। ऐसी स्थिति है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी। ये भी एक वही है जिसको अपन बोल रहे हैं GST द क्योर ऑफ ऑल इल इफेक्ट्स। वैसे ये भी इल इफेक्ट ही है, इसका भी कोई क्योर नहीं, क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है, पैसा ही उनके लिए क्योर है। तो बोलो पैसा ले और मस्त रहो। तो अब यहाँ पे देखो कौन से गुड्स जिन पे GST नहीं लग रहा। एक तो क्या हो गया, कभी नहीं लगेगा इस पे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट्स आउट ऑफ परव्यू ऑफ GST। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अभी GST नहीं लग रहा। दे आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट इस पे लग रहा है एट प्रेजेंट। जब काउंसिल उसको नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट फिर उसका अधिसूचना जारी करेगी, उसके बाद से ये GST की परव्यू में आ सकता है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है भाई, कितना 108 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो रेवेन्यू आ ही रहा है ना गवर्नमेंट के पास, और वो सीधा कैश में आ रहा है, उसमें तो कोई क्रेडिट वेडिट का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। इसलिए ये ऐसे लोग, टबैको ऐसी चीज़ है जिस पे दोनों ले रहे हैं ये आराम से, GST भी ले रहे हैं और स्टेट एक्साइज भी लग रही है। ओपीएम, इंडियन हैम्प यानी चरस एंड अदर नैरकोटिक ड्रग्स, इस पे दोनों चीज़ लग रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि अगर कंप्लीटेड बिल्डिंग बन गई पूरी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, अथॉरिटीज़ से, या फिर अगर कम है जैसे 500 स्क्वायर मीटर से कम है, तो वहाँ डेवलपमेंटल अथॉरिटी की परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ती। तो इस केस के अंदर कौन देता है, जैसे कॉम्पिटेंट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, वो सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ आपकी बिल्डिंग क्या है, पूरी हो गई। उसके बाद जो अनसोल्ड फ्लैट्स रह गए उनको आप बेचते हो, तो उस पर कोई GST लेविएबल नहीं होगा। पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन की तो सर्विस है, उस पर क्या लगेगा, GST लेविएबल है, उस पर GST क्या है, लेविएबल। लैंड की सेल पे नहीं है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आते हैं। ITC भी उसमें क्या करना पड़ जाता है, रिवर्सल की रिक्वायरमेंट रहती है। उसमें क्या होता है, देखो लैंड की वैल्यू के लिए 1/3 पोर्शन बना रखा है, ऐसे कर रखा है उनको, लैंड की वैल्यू अलग करके फिर क्या लेते हैं, GST उस पर लेते हैं। बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग में रेट 1% रहती है, अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग 5% की रेट से। तो उसमें सीलिंग क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं कि भाई इतने लाख से ज़्यादा का होगी वैल्यू, तो ये अफोर्डेबल में नहीं गया, 5% में चला गया विदाउट ITC, ऐसे कर रखा है। और जैसे मैं हूँ
लैंड का ओनर, आप हो बिल्डर, ठीक है। तो मैंने अपने ऐसा होता है ना, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, तो मैंने अपने डेवलपमेंट राइट्स आपको दे दिए कि भैया आप मेरे इस लैंड पे 20 माला बनाओगे, 10 माले मेरे रहेंगे, 10 माले आपके रहेंगे, या जो भी 60-40 है वो। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे लैंड के राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है, उसको क्या देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। पर देना कब पड़ता है, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब उसको उस पर क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कर रखा है उसको टैक्स। जिसकी लैंड के राइट्स है उसको नहीं देना है, जिसने ट्रांसफ़र किया ना, मैंने लैंड के राइट्स ट्रांसफ़र किए तो मेरे को नहीं देना है, जो सामने वाला बिल्डर है, प्रमोटर है, उसको देना है। ये भी आप आरसीएम का नोटिफिकेशन अभी पढ़ेंगे, अगला जो चार्ज ऑफ जीएसटी आएगा ना तब। अब बात आती है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। कल हमने देखा था ये कि अब अपन कर रहे हैं काम। हमने क्या बोला, सीजीएसटी का क्रेडिट किसके लिए काम में आ सकता है, सीजीएसटी के लिए भी काम में आ सकता है और उसके आईजीएसटी के लिए भी काम में आ सकता है। इसी हिसाब से एसजीएसटी का क्रेडिट किसके लिए काम में आ सकता है, एसजीएसटी के लिए भी काम में आ सकता है और आईजीएसटी के लिए काम आ सकता है, ठीक है। और सबसे पहले अपन ने ये बोला था कि भाई आईजीएसटी का क्रेडिट है, वो आप किसके लिए काम में ले सकते हो, आईजीएसटी तो ले ही सकते हो सबसे ऊपर, नंबर 1 तो ये है ही है। और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भी क्या है, आप इसको काम में ले सकते हो। अब परिस्थिति ये बनती है, देखो, यदि किसी से मिस्टर एक्स है, राजस्थान में, ठीक है, उसने क्या किया, इंटरस्टेट सप्लाई की। उसने क्या किया, इंटरस्टेट सप्लाई की। इस पर क्या चार्ज किया इसने, आईजीएसटी चार्ज किया। से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की वैल्यू है, 18% जीएसटी, 180, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, एक्स ने से एसजीएसटी के क्रेडिट को यूज कर सकता है वो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। सपोज कीजिए इसने क्या है, एसजीएसटी क्रेडिट पड़ा हुआ था इसके पास 50,000 रुपये, इसको इसने यूज कर लिया आईजीएसटी के पेमेंट के लिए। तो कितना कैश में आईजीएसटी जमा हुआ, 1,30,000 हुआ ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ये एसजीएसटी क्रेडिट नहीं होता तो क्या करते, पूरा 180 आप क्या जमा कराते, आईजीएसटी जमा कराते। तो सरकार के ट्रेजरी में 180 आईजीएसटी आ रहा होता, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जितना एक्सटेंट तक का एसजीएसटी का क्रेडिट किसके लिए काम में ले लिया गया, आईजीएसटी को पे करने के लिए काम में ले लिया गया। क्या करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट विल ट्रांसफर, या मतलब गवर्नमेंट लेवल की अकाउंटिंग चल रही है अब, स्टेट गवर्नमेंट विल ट्रांसफर व्हाट, द सेड अमाउंट टू दी आईजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी अकाउंट। इसी हिसाब से देखो, ये तो ये हुआ, ये तो ये हुआ है ना। अब मिस्टर ए है, उसने कोई इंटरस्टेट परचेज करी, इंटरस्टेट परचेज करी, ठीक है, 10 लाख की उसकी परचेज थी, उस पे
क्या लग के आया होगा, आईजीएसटी लग के आया होगा, नेचुरल है। स्टेट रेट ऑफ 18% यानी 180, ये ठीक है 180। अब इसने अब इसकी से वापस से माल आगे बेचा विद इन स्टेट, विद इन स्टेट इसने बेच दिया। से इसने ये माल फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं 25 लाख में बेच दिया, ठीक है। 10 लाख का माल 25 में नहीं बिकता, पर अपने को तो लेना पड़ रहा है ना, उदाहरण समझाने के लिए। 25 लाख में बेच दिया एट रेट ऑफ 9%। अब इंट्रा स्टेट सेल है, ये क्या है, विद इन स्टेट है तो इंट्रा स्टेट सेल है, तो 9% तो लग गया सीजीएसटी और 9% लग गया एसजीएसटी। 9% सीजीएसटी लग गया, 9% एसजीएसटी लग गया, यानी मान लो ये कितना, 2,25 और 2,25। अब सपोज कि ये इसने इस 1,80,000 के आईजीएसटी का क्रेडिट किसके लिए काम में ले लिया, एसजीएसटी को पे करने के लिए। सेंट्रल का तो कोई अपन रोल ले नहीं रहे, यानी 2,25 जो एसजीएसटी लग रहा था उसके लिए इसने क्या ले लिया काम में, ये 1,80 का आईजीएसटी क्रेडिट काम में ले लिया। तो क्या हुआ, एसजीएसटी कैश में कितना जमा हुआ, 45,000 कैश में जमा हुआ ना, दिख रहा है ना आपको, 45,000 एक कैश में जमा हुआ, बाकी यूटिलाइज 1,80 कर लिया गया। तो अब क्या करेगी, देखो अब अगर ये क्रेडिट नहीं होता तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना आता पैसा, 2,25,000 आता, 2,25,000 आता। अब क्या करेंगे इस केस में, आईजीएसटी का क्रेडिट is utilized for payment of SGST. Then what happens? Central government transfers the respective amount, जो भी है, ये तो इंडिया वाइड चलेगा ये, मतलब है ना, respective amount to स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट। अभी एक बार पढ़ेंगे, एक इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। हम सोचते हैं ना फर्स्ट चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा, उसमें से 8 नंबर का प्रैक्टिकल पूछ लिया उस दिन मतलब यही अब बच्चा ने नहीं, अगर उसने इतनी क्लैरिटी नहीं करी तो आएगी, एक बार समझो इसको। इसलिए सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, देखो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब पढ़ते हैं इसको ध्यान से, है ना। Since GST is destination based consumption tax, क्या ये destination based consumption tax है, revenue of SGST ordinarily accrues to the consuming states। SGST का जो भी revenue है वो क्या है, consuming states में जाएगा ही जाएगा, तो उसमें consumption हो रहा है। The interstate supplier in the exporting state, interstate में क्या होता है, exporting state कौन हो गया, जहाँ से माल गया, जैसे ये राजस्थान से माल गया एमपी, तो ये हो गया एक्सपोर्टिंग स्टेट। इज अलाउड टू सेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी अगेंस्ट ही आईजीएसटी पेएबल। समझ रहे हो, ये आईजीएसटी लगा, राजस्थान से माल एमपी गया तो क्या लगा, आईजीएसटी लगा। अब इसके लिए ये जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है वो किस किस के क्रेडिट को काम में ले सकता है, सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट को काम में लेगा, बोला था ना अपन आईजीएसटी क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे आईजीएसटी के लिए। फिर एसजीएसटी ले सकता है, सीजीएसटी ले सकता है, इन क्रेडिट्स को काम में ले सकता है, ठीक है। आईजीएसटी सबसे पहले यूज किया जाएगा, ठीक है, फिर सीजीएसटी यूज किया जाएगा और फिर क्या है, एसजीएसटी यूज किया जाएगा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, क्योंकि वो ट्रांसफर करने की बात आती है ना, इसलिए तो इसके लिए काम में ले सकते हैं। ये पहला ये लेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है इनको, तब तो कोई ट्रांसफर वाला विषय ही नहीं। दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब आगे बात आई, जो बायर है, बायर कौन है, एमपी वाला है। एमपी वाला क्या आईजीएसटी क्रेडिट ले सकता है,
क्योंकि ले ही सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अब तो आईजीएसटी क्रेडिट अलाउड है ना, इसलिए पहले सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, अब आईजीएसटी क्रेडिट अलाउड है। तो बायर इन इंपोर्टिंग स्टेट is allowed to avail what? The credit of IGST paid on interstate purchases made by him. तो भी अब उसमें बोल रहे हैं कि पहले जो सिनेरियो था उसमें सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, इंटरस्टेट ही होती थी वो सप्लाई, पर सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। दस इन अर्लियर सिनेरियोज वे क्रेडिट चेन ब्रोक, टूटी जाएगी जब आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ब्रेक चेन ब्रेक हो गई, यहाँ चेन ब्रेक नहीं हो रही है। When the credit chain used to break in case of interstate sales on account of non-vettable CST under GST regime, अब ये चेन ब्रेक नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? There is a seamless flow in case of interstate supplies. तो पहला कंसेप्ट हो गया कि आपका क्रेडिट चेन ब्रेक नहीं हो रही है, सीमलेस फ्लो है, ठीक है, क्रेडिट चेन ब्रेक नहीं हो रही। अब दूसरा देखिए, द रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल, the revenue of interstate sale does not accrue to exporting state and exporting state transfers। अब वो ये बात आई ना, जितना एसजीएसटी का क्रेडिट उसने यूटिलाइज कर लिया है किसके लिए? आईजीएसटी को पे करने के लिए, तो वो स्टेट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, द रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल डज नॉट accrue to the exporting state and the exporting state transfers to the center credit of SGST या UTGST यूज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो आप सिर्फ इतना तो ध्यान रखिएगा, अगर ये क्रेडिट नहीं होता तो आईजीएसटी पूरा कैश में जाता सरकार की ट्रेजरी में, आपने वो क्रेडिट यूज कर लिया, ऐसे आईजीएसटी कम जमा हुआ, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? ये अमाउंट किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात? इसी हिसाब से आईजीएसटी क्रेडिट यूज कर लिया एसजीएसटी को पे करने के लिए, तो बट नेचुरल है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ये अमाउंट ट्रांसफर करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट अकाउंट में, क्योंकि उसका कलेक्शन नहीं हुआ पूरा, इसलिए। तो द सेंटर ट्रांसफर्स टू द इंपोर्टिंग स्टेट, सेंटर ट्रांसफर्स टू द इंपोर्टिंग स्टेट क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी क्रेडिट जो आपने किसके लिए काम में लिया है? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए काम में लिया है, सेंटर ट्रांसफर करेगी अमाउंट, ठीक है। 10 इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट नेचुरल है जब इतना सारा काम हो रहा है, दे नीड अ रोबस्ट मैकेनिज्म, जिसके लिए जीएसटीएन पोर्टल इन्होंने डेवलप किया है, उससे सब पता चलता है कि भाई कहाँ से क्या अमाउंट कहाँ यूज किया जा रहा है, तो उनका सिस्टम है इंटरनल। तो रोबस्ट सिस्टम अमंग्स द सेंटर एंड द स्टेट, अ सेंट्रल एजेंसी इज नीडेड which acts as a clearing house and verify the claims and inform the respective governments to transfer the funds, and this is possible because of the information technology। तो फंडामेंटली एक चीज आप समझ लीजिएगा, आईजीएसटी का क्रेडिट अगर एचजीएसटी के लिए काम में आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आईजीएसटी अकाउंट से स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट में। सिमिलरली एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए काम में आ रहा है तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट ट्रांसफर करेगी किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड 1 लाख। देखो मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है? राजस्थान में। इसने गुड सप्लाई किए हैं, ए ने माल बेचा है, किसको माल बेचा है? बी को माल बेचा। कितने में बेच दिया भैया? 1 लाख रुपए में, है ना। ये भी कहां पे है? दोनों ही कहां पे? राजस्थान में। समझ में आ रहा है? बी ने सप्लाई किया सी को, फिर बी ने आगे सी को सप्लाई किया है, सी भी कहां पे है? राजस्थान में। वैल्यू एडिशन कितना है? 20% है, ध्यान रखना, ठीक है बस। और जीएसटी की रेट क्या है? 18%। ये अब देखो, तो अब बेसिकली ए जब माल बी को बेचेगा, सबसे पहले इन सबको बताना पड़ेगा आपको।
ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, ये क्या हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। इस पे क्या लगेगा, CGST SGST लगेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई है भैया, 1,00,000। CGST लगा एट रेट ऑफ 9%, ठीक है। 90,000 आएंगे, नहीं 9,000, और SGST आ गया एट रेट ऑफ 9%। कई बार ऐसा हो जाता है वो 1,00,000 भी 10 लाख नजर आता है और कई बार 10 लाख भी 1,00,000 नजर आते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना कि अपनी लिखने में मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है, कई बच्चे क्या करते हैं, सही किया हुआ है सारा, पर जस्ट एक लिखने की मिस्टेक से सारा गड़बड़ हो गया मामला। अब जैसे इनकम टैक्स में है, अब आपने अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 10 लाख की जगह 1,00,000 लिख दी, तो अब सारे डिडक्शन जो 30% उस पर डिपेंडेंट है वो गलत हो गया, फिर नीचे का अमाउंट गलत हो गया। कई बार तो नंबर देते हैं, कई बार नंबर नहीं देते, इंस्टीट्यूट है, ऐसी चीज़ है। जबकि उसका कंसेप्ट तो सही थे। तो कई बार ऐसी परिस्थिति में बच्चे के कंसेप्ट सही होते हुए भी जस्ट फॉर अरिथमेटिकल एरर उसका सारा आंसर गड़बड़ होने से नंबर कट गए उसके, जबकि उसको देने चाहिए थे। ऐसे कस्टम में होता है, जैसे अब ट्रांसपोर्ट असर्टेनेबल नहीं होती ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसको लेते हैं 20% ऑफ FOB वैल्यू। अब बेचारे की FOB गलत आ रही है ऊपर निकल के कैलकुलेशन में या कुछ भी, तो उसका वो 20% भी साफ हो गया। इंश्योरेंस लेते हैं 1.125% ऑफ FOB वैल्यू, वो चला गया, ऐसे नंबर कट जाते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है, मतलब पीस ऑफ माइंड से करो, हाँ भाई हाँ सही है, मैंने जो लिखा है वो सही है। कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, वो तो क्या करोगे, उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आती हुई चीज़ गलत हो जाए ना तो बहुत दुख होता है। भाई नहीं आ रही तब तो ठीक है, आ ही नहीं रही तो फिर क्या करोगे, उसका तो सही है, वहाँ तो तुक्का ही चलता है। और आती हुई चीज़ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत है। खैर ये हुआ। अब इसने बेचा 1,18,000 में, अमाउंट कितना गया, भाई गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया 9,000 रुपये, और SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया 9,000 रुपये। ये हुआ भी कलेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब क्या हुआ, दूसरी सेल हुई B2C। बी ने क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया, बी ने क्रेडिट ले लिया, 9,000 CGST का ले लिया, 9,000 SGST का ले लिया। तो एक तरह से वापस माइनस हो गया, ये हो गया ना माइनस। अब बी ने माल बेचा, 1,00,000 रुपए का था माल, वैल्यू एडिशन कितनी थी, 20% थी, 20,000 हो गई। 1,20 हुई इसकी सेल प्राइस। कहाँ माल बेचा है, विद इन द स्टेट बेचा है, इंट्रा स्टेट सेल है, CGST लगेगा, SGST लगेगा, यानी कितना हो गया ये 10,800, 10,800, 10,800, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कितना डिपॉजिट कराएगा, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, CGST कितना जमा कराएगा, बताओ भाई, 10,800 माइनस द इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल, 9,000 था तो 1,800 जमा किया, और SGST जमा किया कितना, यहां तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि सारी सेल विद इन द स्टेट ही है। गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, 9,000 एक आ गया, 1,800 ये आ गया, और ये SGST आ गया, ठीक है। वेरियस स्टेजेस में ही अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। तो एक बार देख लो इसको देख लो एक बार। इन केस ऑफ लोकल सप्लाई, ये सब लिखना पड़ेगा भैया वहाँ, मतलब ये चीज़ें सप्लायर वुड चार्ज, जैसे अपन ने तो कर दिया क्वेश्चन, पर आपको लिखना भी पड़ेगा, मतलब जो आंसर कर रहे हो। तो सप्लायर वुड चार्ज ड्यूअल GST, क्योंकि ड्यूअल GST मॉडल है, CGST एंड SGST एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन द
सप्लाई, दस टैक्स रेट टू बी लेवीड मिस्टर ए ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर बी कैसे होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख है, CGST लग गया, SGST लग गया, कितने में बिक गया ये, 1,18,000 में बिक गया। तो CGST एंड SGST चार्ज्ड फ्रॉम मिस्टर बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी remitted by A to the appropriate account of the central government and the state government respectively। चालान बनाएंगे अपने आप, फिर जमा होएगा इतना अपन ने करा है। अब तो ऐसा है कि अगर कैश में जमा हो गया अपना, गलत भी जमा कर दिया है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फॉर्म GST PMT 09 से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है ना। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी क्या है, ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, अब वो भी क्या है, अलाउ कर देते। तो जब वो ट्रांसफ़र होएगा, अब देखो स्टेट टैक्स से सेंट्रल टैक्स में कोई अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया, गलती से आपने 10,000 रुपये जमा करा दिए स्टेट टैक्स अकाउंट में कैश में, ठीक है, चालान में, जबकि वो किस में जाने थे, सेंट्रल टैक्स अकाउंट में। तो अब ट्रांसफ़र चालान से के माध्यम से आप 10,000 रुपये इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हो। तो अब बट नेचुरल है, जब स्टेट से सेंटर में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, वहाँ से सेंटर की ट्रेजरी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऐसे उल्टा हो जाए, अगर सेंटर से स्टेट, तो सेंटर वाले क्या करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसा मैकेनिज्म भी अब हो गया है। तो ए इज़ द फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स, हैंस डज नॉट हैव क्रेडिट, ये तो क्लियर है ही है। तो इसलिए ये इतना इतना अमाउंट क्या है, सरकार की ट्रेजरी में जमा कराएगा। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर बी टू सी, वहाँ वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 20% का हुआ। तो मिस्टर बी विल अवेल क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST पेड बाय हिम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड दे विल यूटिलाइज द सेम, ठीक है, ये यूटिलाइज कर लेंगे इसको। तो ये 10,800 आ गया, 10,800 आ गया, 1,20,000 की वैल्यू हो गई वैल्यू एडिशन के बाद, ये 10,800 10,800, ठीक है। कितना प्राइस चार्ज करेगा ये, 141,600, एक 20 में 10,800 10,800 जोड़ के, सी मान लीजिए अल्टीमेट कंज्यूमर है। अब क्या हुआ, ये अमाउंट इसने जमा कराना है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड, 1,800 CGST और 1,800 SGST। अब ये रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू क्या आ गया, इनिशियल स्टेज पे 9,000 आ गया। अगर हम यूज़ भी करावा माने, माइनस भी करावा माने, क्योंकि नॉर्मली इसमें होगा नहीं, क्योंकि तो विद इन द स्टेट है। अगर यही चीज़ इंट्रा स्टेट होती की जगह इंटर स्टेट होती तो बट नेचुरल है, फिर गवर्नमेंट क्या करती, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती। 1,800 ये आ गया, कुल मिला के गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ गया 10,800 10,800। ये देख लेना कि ये चीज़ और कंज्यूमर से जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है ना, ये आपको सेम आना चाहिए, ये आपको हर हालत में सेम आना चाहिए। अब बात अलग है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सपोज करो, तब भी सेम आएगा वो तो, क्योंकि जो कैलकुलेशन चल रही है आपकी, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये तो क्या थी, इंट्रास्टेट सेल थी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, यहाँ इंटरस्टेट सप्लाई है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई। एक सेकेंड, मैंने कहा था ना, देखो आधा घंटे से ज़्यादा हो जाए, इसलिए फिर टॉपिक आधा छूटता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मिस्टर एक्स एक मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान सप्लाइड गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू मिस्टर ए, अ डीलर इन राजस्थान। तो एक्स ने ए को माल बेचा, ठीक है, 1 लाख का। ये कहाँ पे है भैया, राजस्थान में। ये भी कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में ही है ना। फिर ए सप्लाइड गुड्स टू बी इन MP, ए ने बी को बेचा, ये MP में है। ये सप्लाई तो इंट्रास्टेट सप्लाई, और ये सप्लाई हुई क्या, इंटरस्टेट सप्लाई। ये सप्लाई हुई इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। वैल्यू एडिशन हर जगह 20% है। फिर क्या किया देखो, सी ने फिर आगे माल दे दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, फिर सी ने और आगे माल दे दिया, नहीं सॉरी, एक्स ने दिया है, एक्स ने ए को दिया है, मैं क्यों वो कह रहा है, एक्स ने ए को दिया है, ए ने बी को दिया है, और बी ने आगे सी को दिया है। सी कहाँ पे बताओ,
CMP में ही है, ये इंट्रास्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो आप, जो अपने कंसेप्ट पढ़ा था ना, पहली सेल हुई मिस्टर एक्स टू मिस्टर ए, इंटरेस्ट रेट हो गई, ठीक है, वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपए, इस पे लग जाएगा CGST, दे रखी है रेट 18%। अब यहां पे देखो, यहां 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ गए, 9,000 रुपए क्या हुए, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ गए। ये हुआ पहला केस। फिर ए ने किसको बेचा, ए ने बी को बेचा, ठीक है, ये है इंटरस्टेट सप्लाई। अब इसको इस 9,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, 9,000 का CGST क्रेडिट, 9,000 का SGST क्रेडिट। तो इसके लिए इफेक्टिव कॉस्ट क्या हुई, 1 लाख हुई। वैल्यू एडिशन कितना किया है इसने, 20%, यानी 20,000 रुपए। एक 20 हो गया। अब ये क्या चार्ज करेगा, IGST चार्ज करेगा। ये क्या चार्ज करेगा, IGST चार्ज करेगा एट रेट ऑफ 18%। कितना आया ये अमाउंट है, 21,600। ठीक है, अब जमा कैसे हुआ देखो, 21,600 में से पहले 9,000 CGST क्रेडिट आ गया यूज, और SGST क्रेडिट यूज आ गया 9,000। ठीक है, ये क्रेडिट यूटिलाइज हो गया। तो अब जमा हुआ कितना, 3,600, ये कैश में जमा हुआ। अब ध्यान से देखो, अगर ये 9,000 रुपए का CGST का क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, SGST क्रेडिट की बात कर रहे हैं, 9,000 रुपए का SGST का क्रेडिट यूटिलाइज हो गया किसके लिए, IGST को पे करने के लिए। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेगी, राजस्थान गवर्नमेंट जो है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में तो यूज हुआ है, शैल ट्रांसफर रिस्पेक्टिव अमाउंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ये अमाउंट ट्रांसफर कर देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, जो क्रेडिट SGST का, यानी 9,000 का जो SGST का क्रेडिट यूज हुआ है ना, SGST का किसके लिए यूज हुआ है, IGST को पे करने के लिए, ये राजस्थान गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट। मतलब सेट सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चलेगा ये इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये माल बिक गया कितने में, 1,41,600। ठीक है, ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेचा, बी ने सी के पे आएंगे हम, बी टू मिस्टर सी। ये है इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई है। ठीक है, परचेज कितने की थी, एक बार 41,600 करें, इसमें लेस ITC ले लिया आपने कितने का, IGST का 21,600 का ITC ले लिया। ठीक है, तो अब ये इफेक्टिव कॉस्ट क्या रह गई, 1,20। इसमें वैल्यू एडिशन करो, 24,000 हुआ, तो ये हो गए 1,00,000 और 44,000। चूंकि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा, CGST SGST लगेगा एट रेट ऑफ 9%, एट रेट ऑफ 9%। कितना हुआ ये, 12,960।
समझ में आ रहा है? ये आ गया, ठीक है। ये अल्टीमेटली प्राइस कंज्यूमर से चार्ज की जा रही है। अब इसमें क्या हुआ, आईजीएसटी का क्रेडिट, वैसे तो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, सीजीएसटी पहले ले लो, एसजीएसटी पहले ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चेंज पहले ये था, आईजीएसटी क्रेडिट पहले सीजीएसटी के लिए काम में आएगा, फिर एसजीएसटी के लिए काम में आएगा। अब इन्होंने ऐसा नहीं करके कुछ भी कर दिया। तो हमारे पास कितना है क्रेडिट, 21,600 का है। तो हमने सीजीएसटी के लिए काम में ले लिया आईजीएसटी क्रेडिट को, 12,960 काम में ले लिया, 21,600 में से 12,960 यहाँ काम में ले लिया। बाकी बचा हुआ बैलेंस किसके लिए ले लिया, एसजीएसटी के लिए। तो देखो यानी 8,640, यानी ये एसजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी के लिए काम में आ गया, ठीक है। आईजीएसटी क्रेडिट सॉरी एसजीएसटी के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। तो अब कितना रह गया ये एसजीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश, ये तो क्रेडिट ले लिया अपन ने। तो 12,960 माइनस 8640, 4320। तो अब क्या होगा, ये तो रेवेन्यू आई गया। अब सिंस आईजीएसटी क्रेडिट is used for payment of SGST, आईजीएसटी क्रेडिट आपने यूज किया है किसके लिए, एसजीएसटी को पेमेंट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर 8640 टू एमपी गवर्नमेंट। एमपी गवर्नमेंट में चल रहा था ना सीन, तो ये एमपी गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर देगी। तो अब देखो अपना ये यहां से देख लेते हैं अपन, इस तरह से चलेगा मामला, यहां से समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहली स्टेज सेल थी 9,000 यहां हो गई थी। फिर अब इसमें क्या हुआ, ये जब माल आगे एमपी में गया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अमाउंट किसमें ट्रांसफर कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में। अपन ने भी देखा था 9,000 रुपये, क्योंकि एसजीएसटी क्रेडिट को आपने किसके लिए यूज ले लिया, आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज कर लिया। यहाँ एसजीएसटी क्रेडिट को आपने किसके लिए काम में ले लिया, आईजीएसटी को पे करने के लिए काम में ले लिया। तो ये अमाउंट इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। एक तो ये किया अपन ने। दूसरा एक का अमाउंट कौन सा ट्रांसफर किया था अपन ने, जो आईजीएसटी का अमाउंट है वो एसजीएसटी के लिए काम में लिया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया 8640, ये माइनस हो रहा है, और ये किधर आ गया, एमपी गवर्नमेंट के अकाउंट में। एमपी गवर्नमेंट का कैश कलेक्शन 4320 था और 8640 ये अमाउंट ट्रांसफर होकर आ गया, यानी एमपी गवर्नमेंट का आ गया 12,960। राजस्थान गवर्नमेंट के लिए देला नहीं आया, क्योंकि उसने क्या है इंटरस्टेट सप्लाई कर दी और एसजीएसटी क्रेडिट को यूज कर लिया, इससे यहाँ खत्म हो गया मामला, ठीक है। यहाँ मामला खत्म। और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9,000 पहले आ गया था, फिर ये 3600 सेकेंड स्टेज में आया, 9,000 ट्रांसफर होके आया, और इसने ट्रांसफर इधर कर दिया 8,640। ये स्टेटमेंट बनाना है अपने को। ये स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, पहले आप निकालोगे, जैसे अब अपन ने लिखा है ना, यही आप चीज स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो ना। जैसे यहाँ किया अपन ने, बोला ये 9,000 लिखा, ये ऐसे कर दिया कि पहली सेल हुई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का अकाउंट है, ये एमपी गवर्नमेंट, ऐसे बनाना है। बोला ये पहली सेल हुई 9,000, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी सेल के अंदर क्या हुआ, दूसरी सेल में 3600 कैश जमा हुआ, आईजीएसटी लगाया, ठीक है। तो अब ये सीजीएसटी क्रेडिट को यूज करके ले लिया, एसजीएसटी क्रेडिट को यूज करके ले लिया। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ 3600 कैश में जमा हो गया। और राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अमाउंट जब ट्रांसफर किया होगा सेंट्रल में, तो इधर से हो जाएगा 9,000 माइनस, और इधर प्लस हो जाएगा, ये अमाउंट आ गया। अब आई नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल देखो आपकी हुई है, जिसमें ये आ गया 12,960 ये आ रहा है।
और सरकार की ट्रेजरी में कितना जा रहा है, यहाँ एमपी में गया था 4320। कैश जो जमा हुआ है वो लिख दो, ठीक है। और जो अमाउंट इधर से ट्रांसफर हो रहा है 8640, इधर से ट्रांसफर होके किधर आ गया, इधर आ गया, 8640 ही था ना वो अमाउंट। ये जब आप करोगे तो ये फिगर वही आना चाहिए जो अल्टीमेटली लास्ट फिगर आ रहा हो, ये ध्यान रख लो, ये रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। ये 12960 यहाँ आए और इधर भी आपके क्या है 12960, ऐसे स्टेटमेंट आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो भाई आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई क्रेडिट को यूज कर लिया है इंटीग्रेटेड टैक्स को पे करने के लिए, तो वो रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। आईजीएसटी का क्रेडिट अगर यूज किया गया है एसजीएसटी को पे करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट में ये अमाउंट क्या है, ट्रांसफर कर देगी। देख लो एक बार वापस से, घबराओ मत। पहले केस में पहली सेल थी राजस्थान से, राजस्थान में तो कुछ करना नहीं है, फर्स्ट स्टेज सेल है, ये 9000 रुपये और 9000 रुपये 1 लाख का माल बिका, 18% ये राजस्थान गवर्नमेंट में चला गया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज की सेल हुई, देखो इसने माल खरीदा 1,18,000 में, क्रेडिट ले लिया, इसलिए इसकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो गई 1 लाख रुपए हुई। 20% वैल्यू एडिशन किया इसने, 1,20 में बेचा। चूंकि ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई है इसलिए इसमें क्या लग गया, आईजीएसटी लग गया, इसमें क्या लग गया, आईजीएसटी लग गया, ठीक है। अब इस आईजीएसटी में इन दोनों के क्रेडिट को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। 9000 ये यूज कर लिया, 9000 ये यूज कर लिया, ठीक है। जमा कितना हुआ 3600, वो जमा कर देना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, जमा कर दिया। आईजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा करा दिया। और ये जो एसजीएसटी क्रेडिट अपन ने यूज किया आईजीएसटी को, तो ये माइनस हो जाएगा राजस्थान से और चला जाएगा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। अब ये देखो इसने लिखा भी है कि राजस्थान गवर्नमेंट विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 9000 यूटिलाइज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको लिखना है ये ऐसे होता है, आधा नंबर। अब आपने कर तो दिया पर ये लिखा नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर ये भी लिखना है कि क्रेडिट मिलेगा, इसलिए इसकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो जाएगी 20,000, 21,600 क्रेडिट ले लेगा आईजीएसटी का, इसके लिए इसकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो जाएगी 1,20 हो जाएगी नेक्स्ट सेल में। वैल्यू एडिशन हो गया 20%, 1,44, ये 12,960, ये 12,960। लास्ट स्टेज सेल है ना ये, तो इसमें इतना अमाउंट एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगा और एक ही अमाउंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगा जहाँ कंजम्पशन हुआ। देख लो अब आप एमपी में कंजम्पशन हुआ है, एमपी के पास 12,960 पहुँच गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं। ये 12,960 में बेसिकली यूटिलाइजेशन जो हुआ है, सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज़ कर लिया, एसजीएसटी का क्रेडिट आपने रिमेनिंग यूज़ कर लिया, 21,600 में से 12,960 घट गए। ये अमाउंट कैश में जमा हो गया कहाँ पे, एमपी में, और ये अमाउंट ट्रांसफ़र होकर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आनी चाहिए, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अब इस काम के लिए अपने को क्या चाहिए, रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए। उसके लिए ये आया, एक कंपनी बनाई इन्होंने, सेक्शन 8 हो गई ना, पहले ये क्या थी, कंपनीज एक्ट 1956 में नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सेक्शन 25 कंपनीज होती थी। अब ये सेक्शन, अब एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, अब आपके न्यू कंपनीज एक्ट ही पढ़ते हो आप, तो वो सेक्शन 8 में है, तो ये बनाई गई। अब वैसे तो है ना, जो जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, ये जो सर्विसेज देता है, ठीक है, उसको क्या कर रखा था, एग्जेम्प्ट कर रखा था फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, पर अब ये एग्जेम्पशन भी विदड्रॉ हो गया है। अब मतलब जीएसटीएन जो सर्विसेज देगा, भले इसे गवर्नमेंट को ही दे रहा है, उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है उन्हीं का ही है, और वो सर्विसेज देगा तो भी क्या है, जीएसटी क्या होगा, लेवेबल होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए। तो ये थ्योरी है, वो तो कर लोगे, ये थ्योरी है, थ्योरी करना बहुत बड़ी बात होती है भैया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क स्टैंड्स फॉर व्हाट, जीएसटीएन। इट्स अ स्पेशल पर्पज। कोई 2 नंबर का पूछ ले व्हाट इज जीएसटीएन, तो फिर क्या करेंगे अपन, कुछ भी पूछ सकता है, उसका अधिकार है। तो अपन ऐसे नहीं
यार ये काट दो, क्रॉस कर दो, वो क्रॉसिंग वाला कंसेप्ट नहीं करना, चीज़ पढ़ना, कभी भी आ जाए तो एटलीस्ट कुछ तो चेप के आएंगे, थोड़ा पढ़ा होगा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा तो कैसे चेपोगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क स्टैंड्स फॉर व्हाट? GSTN. It's a special purpose vehicle that is incorporated under the provisions of 8 of the Companies Act, Section 8 of the Companies Act 2013, called GSTN, has been set up to cater the needs of GST. GSTN basically provides what? A shared IT infrastructure and services. सबको दे रहा है, वही तो पोर्टल बनाया है, सेंटर, स्टेट, टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. GST पोर्टल बना, दैट इज व्हाट कॉमन पोर्टल जो अपन ने खोला था, वो पोर्टल ये www.gst.gov.in, मतलब उसका दे रहे हो ना, CMA का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो या CS का दे रहे हो तो MCQ इस तरह से भी आते हैं कि भाई कॉमन पोर्टल का नाम फिल इन द ब्लैंक, तो ये इस तरह से कोई MCQ भी आता है, बहुत ईजी पेपर होते हैं वो, तो आराम से नंबर आते हैं वहाँ, 25 नंबर तो वही हो गए। हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है, एडवांटेज है डिग्री लेने की, कोई नुकसान है अगर CMA करते हो CA के साथ तो एडेड एडवांटेज है, कर सकते हो आप आराम से, सेम कोर्स है, फंडामेंटली सब कुछ वही है, यू कैन ईजिली डू इट, ठीक है, बहुत ईजिली कर सकते हो। तो जिस लेवल की अपन पढ़ाई कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ। तो कॉमन GST पोर्टल gst.gov.in, एक वेबसाइट मैनेज बाय GSTN. The set has been set up by the government to establish uniform interface for taxpayers and common and shared IT infrastructure between center and states. तो ये टैक्स पेयर्स पोर्टल को वैसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनेट के माध्यम से टैक्स पेयर्स एक्सेस कर रहे हो, और इनके विदिन क्या है, इंट्रानेट है, इंट्रानेट रहता है जो ये लोग डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स क्या है देख सकते हैं। अब जैसे कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉमन पोर्टल पे क्या है अपलोड हो जाएगा। अब आप अपील में जा रहे हो तो आपको पहले क्या होता था, फिजिकल में ऑर्डर इन ओरिजिनल की कॉपी लाओगे, उसको लगाओगे, तब आपकी अपील क्या होगी, एडमिट होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब ये अगर पोर्टल पे अपलोडेड है तो उसको दिख रहा है ऑलरेडी, तो आपको GST APL 01 फॉर्म अपलोड करना, ऑर्डर इन ओरिजिनल की कॉपी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि तो वो दोनों को वैसे विजिबल है। पर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको नहीं अपलोड किया तो फिर आपको उसको क्या है अपलोड करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। अगर नहीं करोगे तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील आगे की चली जाएगी जब आपने अपलोड किया, क्योंकि अपने को अपील 1 महीने के अंदर क्या है फाइल करनी है, तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। वैसे तो नॉर्मली हो जाएगा। और कॉमन GST सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिंकेज टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो पहले था कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के वेट, मतलब कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट CTO के नाम से जानते थे, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स पेयर्स, बैंक एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये एक बार आप क्या है गो थ्रू कर लेना। तो बेसिकली अपना काम रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न फाइलिंग है, टैक्स पेमेंट करना, ये किससे हो रहा है, पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अलग से पोर्टल है और ई-इनवॉइसिंग के लिए अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ के जाना, बाई चांस पूछ सकते हैं। कॉमन पोर्टल के फंक्शंस हैं बेसिकली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ GSTN? The functions of GSTN includes what? Facilitating registration, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना, फिर फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, सारे जो रिटर्न सबमिट हो रहे हैं पोर्टल पे, फिर कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ से IGST, ये किया था ना अभी अपन ने IGST, ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उधर जाएगा, इधर से उधर आएगा, ये क्या है, दिस इज व्हाट कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST। कब होता है वो IGST? जब ITC नहीं लेते हो आप उसका, तो फिर क्या है वो उसको फिर एलोकेट करना पड़ जाता है। 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 50% शेयर क्या है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, वो एलोकेशन आगे आएगा, सेक्शन 17 ऑफ द IGST एक बता रहा है। मैचिंग द टैक्स डिटेल्स पेमेंट विद द बैंकिंग नेटवर्क से चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है सरकार के ट्रेजरी में, वो पैसा जमा हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले बहुत अलग सिस्टम था, यही नहीं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, ये तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, नहीं तो भैया लाइन लगती थी। अपन टैक्स जमा कराने के लिए बैंक में लाइन में खड़े हैं चालान लेके मतलब सरकार को पैसा देने के लिए चालान को लेके आर्टिकल्स क्या है लाइन में खड़े होते थे, और वो रिटर्न फाइलिंग के लिए रिटर्न डिपार्टमेंट में जाके ठप्पे लगवा रहे हैं, और तंबू लगते थे पहले, मतलब जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग आती थी ना,
तंबू लगते थे, हाथ से भरते थे, सारे फॉर्म, पीछे उसमें रसीदें लगती थी, फिर जाता था। आज आपके कोई तंबू नहीं है, कुछ नहीं है, इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट है, और छोटे रिटर्न्स की प्रोसेसिंग तो उसी 2 दिन के अंदर खत्म, किस्सा ऐसी प्रोसेसिंग चल रही। इससे फास्ट टेक्नोलॉजी और क्या होगी, मतलब रिफंड आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। लोगों की रिफंड की प्रैक्टिस थी पहले 10% वाली, ठीक है, 1 लाख का है 10% रिफंड आपको दिलवा दिया जाएगा, 10,000 आ जाते थे, उसको शेयर कर लिया जाता था, ठीक है। अब वो सारी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली जब रिफंड आ रहा है तो वो 10% का खेल, तो ऐसे खेल दोनों तरफ से खत्म होते जा रहा है। विभाग वाले परेशान है, क्या करें। प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट्स टू व्हाट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इंफॉर्मेशन, ठीक है। MIS रिपोर्ट जनरेट होगी, जिससे अब आगे की पॉलिसी भी डिसीजन होते हैं कि भैया रेट कम करनी है, रेट बढ़ानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस इंडस्ट्री का कैसे आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, सारा डेटा है। ई इनवॉइसिंग से तो इमीडिएट डेटा है उनके पास, सब गजब है मामला। एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, बोला कितने तो ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के नील भेज रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो टैक्स जमा करा रहे हैं, ऐसे तो पूरे टैक्स पेयर के प्रोफाइल को क्या है, एनालाइज कर लिया जाता है। फिर मैचिंग इंजन रन होता है, जिससे फर्जी ITC कितना क्लेम किया सब पकड़ में आ रहा है, धड़ाधड़, और नोटिस टिकाए जा रहे हैं, क्योंकि नोटिस 5 साल के अंदर आते हैं इसमें, ठीक है। डिमांड नोटिस होते हैं सेक्शन 73-74 में, वो आपके 5 साल के अंदर आ रहे हैं, दोज जिन्होंने फ्रॉड, कल्यूजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया। तो 5 years फ्रॉम द, जो होता है ना एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, उससे 5 साल, तो वो एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई तो बट नेचुरल है, 5 साल वाला टाइम फ्रेम भी एक्सटेंड हुआ, तो यानी यहाँ टेंशन कितने साल का है, 5 साल तक पीछे आप दिमाग में लेके चलते। इनकम टैक्स में बात अलग है, 50 लाख से ज़्यादा का टैक्स इवेजन होने 10 साल का टेंशन है, और मतलब टेंशन तो क्रिएट कर ही दिया उन्होंने। तो वो पहले टाइमलाइन 6 साल ही थी, और वो 10 साल हो गई। पहले 6 साल में ही खत्म हो जाता था मामला अगर कोई इनकम एस्केप हुई, जब तक कि विदेशी एसेट्स हो। विदेशी एसेट्स में 16 साल का था टाइम, फॉरेन में जाके अगर स्विस बैंक में आपने खाता खोल लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो उसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नोटिस आ सकता था 16 साल तक। अब तो वो ब्लैक मनी से गवर्नड है, अब ब्लैक मनी एक्ट अलग से बना दिया। तो ये आप GSTN के फंक्शंस पढ़ना। उसके अलावा eWaybill.gst.gov.in ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, ई इनवॉइसिंग के लिए क्या अलग से पोर्टल है जहां से आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो। ई-वे बिल बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उसको देख लेते हैं तुरंत कि भैया कभी भी चेक हो सकता है इन ट्रांजिट, दैट कैन बी चेक्ड इन ट्रांजिट, कि तुम्हारे ट्रक के अंदर वही माल है, वही इनवॉइसिंग आप इनवॉइसेस लेके जा रहे हो, उसकी कॉपी जो आपके ई-वे बिल के अंदर होनी चाहिए, बेसिकली डिटेल्स। फिर अपने क्या है, ये टैली है, ये सारे बने रहे जो है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है। मान लो ये एप्लीकेशन बनाते हैं ऐसी, मतलब डिपार्टमेंट वाले क्या देते हैं, डिपार्टमेंट वाले तो अपना स्कीमा दे दिया कि भाई इनवॉइस का ये स्कीमा है, अब इस स्कीमा में आपकी इनवॉइस जनरेट होनी चाहिए, ये आपको क्या दे देंगे, उसका पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे। तो ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, GST सुविधा प्रोवाइडर्स हो गए, लिंकेज बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट एंड द असेसी, जिसके माध्यम से ढक प्रेस किया और रिटर्न सबमिट हो गया। ये इस तरह से कि भाई ऑटोमेटिक फीडिंग हो जाए, ऑटो जनरेशन हो जाए, अब तो ये काम हो रहा है। तो GSP स्टैंड्स फॉर GST सुविधा प्रोवाइडर्स। A GSP is considered as enabler for taxpayer to comply with the provisions of GST law through web platform, ठीक है। अब इनके ये मदद लेते हैं किससे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से। तो ये वो कौन हो गए, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। दे डेवलप एप्लीकेशंस टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द GSTN। तो बाई चांस कोई थ्योरी वाली बात आ जाए तो दे फैसिलिटेट अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस, मतलब बेसिक चीज़ है कि वो स्कीमा है जिसमें आपको ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है ना, उसमें उस स्कीमा के तहत आपको इनवॉइस की डिटेल्स भरनी है, फिर वो अपलोड होएगी, फिर वहाँ इनवॉइस रेफरेंस नंबर बनेगा, IRN जब जनरेट हो जाएगा, यानी आपकी ई इनवॉइस क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। बिना IRN के वो ई इनवॉइस वैलिड नहीं है, तो उसके सामने वाले बंदे को ITC नहीं मिल सकता। अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, 1 अगस्त से 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को B2B में ई इनवॉइस जनरेट करनी, तो वो उसके लिए भी आपके क्या है, ये टैली वैली में सब आ गया ये सारा काम। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टैक्सेस विच आर सब्ज्यूम्ड, कौन कौन से टैक्सेस क्या हो गए, सब्ज्यूम हो गए। तो पहले क्या लगता था, मैंने बताया था
मैन्युफैक्चर पे क्या लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, वो अब हटा दी है। मतलब सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ये पे मैंने देखा ना, जो अभी मतलब आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए और टोबैको हो गया, टोबैको तंबाकू, उस पे क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है। पहले क्या लगती थी, एक ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, मतलब ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, ठीक है, कॉस्मेटिक्स पे, तब एक और अलग से लगती थी। एक गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सीएसटी में क्या होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, उसमें कुछ गुड्स को डिक्लेयर्ड गुड्स बोला गया था, डिक्लेयर्ड गुड्स, तो उन पे क्या लगता था, ये सीएसटी की रेट तो ज़्यादा नहीं होती थी, पर ये लगती थी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट, तरह तरह की एक्ट, तरह तरह की ड्यूटियाँ थी। एक टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स एक्ट अलग से, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स पे अलग से लगती थी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मतलब सबके अलग अलग रिटर्न जा रहे हैं, देखो सबके अलग अलग कंप्लायंसेज हो रही थी। फिर इंपोर्ट करते हैं ना, तो अभी तो इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है, कल बताया था ना मैंने आपको सेक्शन 37 में, वैसे ही पहले क्या लगता था, इंपोर्ट होने पे एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगती थी, वो लगती थी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी, अभी भी है वो कोर्स में, तो सेक्शन 31 पढ़ोगे आप टैरिफ का, कस्टम का, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती ही थी, एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगती थी, और एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ लगती थी स्पेशल इंपॉर्टेंस, मतलब गुड्स जब आप इंपोर्ट करते थे तो इसको बोलते थे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, वैट के बराबर ये स्थिति बन जाती थी। देखो जैसे 10 लाख रुपए है वैल्यू, तो पहले चार्ज करते थे बेसिक कस्टम ड्यूटी एट रेट ऑफ 10%, 1 लाख रुपए, एक 11 लाख हो गई, फिर एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगती थी अंडर सेक्शन 31, जो कि लगती थी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये 12.5% लग गई इसकी, इसका फिर ये जुड़ने के बाद एक वो जैसे सेस होता है ना, वैसे या जब अभी मैं नाम लिख दिया सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वैसे वो ईसी SHEC ऐसे सेस था, ये लगता था इस सम टोटल, मतलब ये जो ड्यूटियों का टोटल आ रहा है ना इस पे, फिर सम टोटल हो जाता था और उस पे लगता था जाके क्या, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, वैट के बराबर, इसकी रेट इन्होंने कर रखी थी 4%। यानी मामला ऐसा था कि ऐसे इंपोर्ट की कॉस्ट 10 लाख का माल 40% ड्यूटी पे पहुंच गया, 10% ये, उसके ऊपर 12% ये, फिर 4% ये, मतलब 40,000, 10 लाख पे 4 लाख रुपए ड्यूटी लग रही थी। अभी भी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% कर दी। महंगी तो यही सब चीज़ है, जो अब आपका मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है महंगा तो हो ही रहा है ना, इसलिए तो हो रहा है भाई, रेवेन्यू हर जगह चाहिए, कि गरीबों को फ्री खिलाना है ना, इसलिए। अब ये तो ये हुआ, उसके अलावा सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लग रहा था। सेंट्रल सेल्स टैक्स ये कब लग रहा था, जब इंटरस्टेट सेल हो रही थी। अब सप्लाई वर्ड यूज हो रहा है, सप्लाई तो बहुत बड़ा इवेंट है। उसके अलावा सेंट्रल सरचार्जेस से ले लो, अब सेंट्रल सरचार्जेस से, सेसेस से, सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इतने सारे टैक्सेस थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं, ये सारे टैक्सेस सब्ज्यूम कर दिए गए हैं और एक वन नेशन वन टैक्स का सिद्धांत आ गया। नहीं तो देखो फर्क तो पड़ता ही है ना, वन नेशन वन टैक्स और प्राइसिंग सेम रहे बेसिकली तो बहुत फर्क पड़ता है। आज मेरे स्टेट में से मैं वहाँ जा रहा हूँ तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी तो है ही ना, कम से कम टैक्स के नाम से तो अलग अलग चीज़ें नहीं हो रही ना, वो चीज़ ध्यान में। तो इसलिए वन नेशन वन टैक्स, कॉमन मार्केट, ये सब अभी एडवांटेजेस आएंगे। स्टेट में वैट लगा देते थे, लग्जरी टैक्स अलग से लगता था होटल्स के अंदर, एंट्री टैक्स लगता था पहले, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, ठीक है, पर अभी भी लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज लगा सकती है क्या, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स जैसे लग रहा है ना, अब जैसे ये ध्यान रखो जीएसटी में क्या बोल रखा है इन्होंने कि आपको ये दूसरे टैक्सेस लगते हैं ना, इनको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू में। जैसे सपोज कीजिए
मैंने कोई म्यूनिसिपल टैक्स दिया, रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, 10 लाख की रेंट है, ठीक है। अब मैंने बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स भी दिया है, मैंने क्या है, बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स भी दिया है, और उस टैक्स को मैं टेनेंट से चार्ज कर रहा हूं, सिर्फ 50,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स। तो अब जीएसटी क्या है, दस 50 पे लगेगा, यानी इस म्यूनिसिपल टैक्स पे भी जो आपने अपने टेनेंट से चार्ज किया जीएसटी लगे। तो जो टैक्स अभी लग रहे हैं ना इसमें, ये वैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई करोगे ना तभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टैक्स अभी लग रहे हैं दूसरे लॉ में, उन सबको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, एंड देन जीएसटी इज लेविएबल, तब जीएसटी क्या है, लेविएबल होता है, ठीक है। परचेज टैक्स, तो ये वेरियस टैक्सेस थे, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग लग ही रहा है अभी भी। लॉटरी एक्शनेबल क्लेम है, बेटिंग, गैम्बलिंग, तो एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, पर एक्सेप्ट क्या लिख दिया, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पे क्या है, जीएसटी इज लेविएबल। 28% की रेट सब आ गया ऑनलाइन गेमिंग पे। स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस, तो ये सब टैक्सेस सब्ज्यूम करके क्या दे दिया, वन नेशन वन टैक्स दे दिया, ठीक है। और बाद में भी जीएसटी काउंसिल में मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस विच आर लेवीड बाय द सेंटर एंड स्टेट, जो कि क्या होंगे, सब्ज्यूम होंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि व्हाट आर द टैक्सेस विच आर सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं ये देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट, जीएसटी इन इंडिया। तो सबसे पहले इनके जो मेन हेडिंग्स है ना, वो आप नोट कर लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जिनको दुविधा हुई है, उनको बेनिफिट नहीं लग रहे जो टैक्स की चोरी करते थे उनको बहुत तकलीफ हो रही है, कई को जेल में भेज दिया गया है, कईयों ने जो अबेटमेंट करते हैं ना, अबेटमेंट मतलब असिस्ट करना, दूसरे को सहायता करना जिससे जीएसटी की चोरी हो, वो भी गया है साथ साथ। तो फर्जी इनवॉइस एक तो क्रिएट कर रहा है जिससे सामने वाला बंदा क्या है, फर्जी आईटीसी ले सके, तो जो क्रिएट कर रहा है और जो ले रहा है दोनों ही क्या है, साथ साथ है। तो हम साथ साथ थे, हम साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे, वो वाला जहाँ भी जाओ साथ साथ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री, इट ब्रिंग्स टू बेनिफिट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। अब जहां हम बात करते हैं बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, तो सबसे पहले कॉमन नेशनल मार्केट हो गया है, यानी अब टैक्स की न्यूट्रलिटी के कारण हर जगह एक अलग अलग तो रही नहीं, मेरे स्टेट, तेरा स्टेट, उसका स्टेट, इसकी ये रेट, उसकी वो रेट, उसकी ये रेट, फर्क हो गया ना। अब हर जगह एक ही रेट है, तो बट नेचुरल है। हम ये जो अलग अलग रेटें स्टेट वाइज लगा रहे थे, तो दे मे प्रूव हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो आज रेट के कारण से तो मेरे इंडस्ट्री पे डिसीजन पे इफेक्ट नहीं आएगा ना कि यार मेरे को तो इधर भी जाऊंगा तो भी यही रेट लगेगी, इधर भी जाऊंगा तो ये भी रेट लगेगी। तो रेट का डिसीजन, रेट के कारण से अपना इंडस्ट्री सेटअप में एज सच कोई आपको अंतर नहीं मिल रहा, तो ये आपको एडवांटेज होगी। इट क्रिएट्स व्हाट, अ कॉमन नेशनल मार्केट, ठीक है। अब इसके कारण से वही चीज़ है कि इंडस्ट्रियाँ आप सेटअप कर सकते हो आराम से। मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया की जगह मेक इन भारत होगा, मेक इन भारत इनिशिएटिव, इंडिया का नाम चेंज करेंगे क्योंकि अब इंडिया से कहीं दूसरा नाम आ जाता है, विपक्षी दल इंडिया हो गई अब, इसलिए मेक इन भारत होना चाहिए अभी। तो मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट कर रहा है, तो जीएसटी गिव्स अ मेजर बूस्ट टू व्हाट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय ऑफ द गवर्नमेंट by making goods and services produced in India competitive in national as well as international market। देखो भैया ट्रेड लॉजिस्टिक्स होते हैं ना, अब आपका ये बैरियर, ये नाका, वो नाका, ये सब खत्म हो जा रहा है। स्पीड तो होगी फिर काम करने की, नहीं तो आपको रोक के रख दिया बैठे रहे, वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। तो इट विल हेल्प इन व्हाट, भाई आपकी अगर कॉस्टिंग कम होती है तो बट नेचुरल प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कम होगी। जब आपके हिंड्रेंसेस कम होंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। इट हेल्प्स इन व्हाट,
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बट साथ साथ क्या होएगा, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रिया बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो सब्ज्यूमिंग ऑफ मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इन व्हाट जीएसटी, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ आईटीसी, phasing out of central sales tax reduces क्या, the cost of locally manufactured goods and services. कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो माल, मतलब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग नीड्स बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग नीड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रिया सेटअप होगी, इंडस्ट्रिया सेटअप होगी तो बट नेचुरल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और अपन विश्व में तीसरे नंबर पे आने में हैं. ठीक है, इंडस्ट्रिया बढ़ रही है, सब चीज़ बढ़ेगा तो बट नेचुरल जीडीपी बढ़ेगी तो आप अपने आप ही क्या हो जाओगे, विश्व गुरु बन सकते हो. ठीक है, फिर है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड अलग अलग टैक्सेस और अलग अलग रेट हैं, उसी में दिमाग खराब हो जाएगा इंसान को. 10 खिड़कियों में जाना पड़ता था, इधर उधर इधर उधर, वो सब चीज़ें खत्म. तो सिंपलर टैक्स रिजीम विद फ्यूअर एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस कम हो गए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस कम हो गए, हेल्प्स इन व्हाट, दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. भाई आपके सहायता तो होगी ना, अब आपको जितना डिस्प्यूट कम होगा उतना ही इट हेल्प्स इन व्हाट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. एंड देयर सर्टेनिटी इन व्हाट, उनको भी सही है, उन लोगों के लिए भी सही है. देयर सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्स कंप्लायंसेस ईजी हो गए, लाइनों में जैसे नहीं खड़ा होना, बटन दबाओ रिटर्न फाइल हो जाएगा. ऑटोमेटेड जनरेशन प्रोसीजर्स विद ग्रेटर यूज ऑफ से आईटी, तो सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए, रिफंड के लिए, टैक्स पेमेंट्स के लिए. चाहे इनकम टैक्स हो चाहे ये हो, दोनों जगह ही सेम सिस्टम चल रहा है. ठीक है, ऑल इंटरेक्शन इज थ्रू व्हाट, जीएसटीएन पोर्टल. तो जो आपका ट्रांसपेरेंसी हो गई, आपको उस आदमी से तो जाके मिलना ही नहीं है, काम पोर्टल पे ही हो जाएगा. तो जो आदमी सही है उसको तो क्या है, कोई इंटरफेस ही नहीं करना, अपने आप उसका रिफंड है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे, जीरो रेटेड सप्लाई पे, अपने आप बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ये बट नेचुरल जब सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर रहेंगे तो आपको टैक्स कंप्लायंसेस कम होंगी, टैक्स कंप्लायंसेस कम होंगी तो रिड्यूस होगी आपकी कॉस्ट. ठीक है ना, तो जितनी टैक्स कंप्लायंसेस कम होगी उतनी आपकी क्या हो जाएगी, टैक्स क्या हो जाएगा, जो ये कॉस्ट हो जाएगी रिड्यूस. कम आदमियों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए. अब इसकी कोई डिसएडवांटेज बोल सकता है, बोला सर आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका बहुत सारे लोग होने चाहिए, हजारों रिटर्न्स होंगे तो उसको लगेगा यार कि भाई, पर बेसिक चीज़ देखो ऐसे नहीं. आप ये भी देखो कि कितना असेसी बेस बढ़ रहा है. चलो आपके टैक्सेस कम हो गए, कई कहते हैं ना यार मल्टीप्लिसिटी थे, हमारा तो अच्छा काम था, 10 रिटर्न फाइल करते थे, 10 का पैसा लेते थे. वो नहीं, आप देखो जैसे जैसे ये लपेटे में आ रहे हैं वैसे वैसे टैक्स पेयर्स कितने बढ़ते जा रहे हैं. जितने टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपका काम अपने आप ही ऑटोमेटिक किसी से तो कराएगा ही कराएगा, किसी एडवोकेट से या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कंपनी सेक्रेटरी या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी के साथ जाएगा ही जाएगा. तो अपने आप ही वो क्या बनेगा, बढ़ रहा है ना, वैसे बढ़ जाएगा. नहीं तो चोरी करते रहोगे तो एक भी आदमी नहीं आएगा, लपेटे में नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या होगा, वो चीज़. तो यहाँ पे आप उस मैनर में सोचो. फिर एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बट नेचुरल है, अपनी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, तो बेनिफिट मिल रहा है. आईटीसी का सेट ऑफ मिलते ही आपको कॉस्ट आपकी बट नेचुरल है कम हो रही है. साथ साथ रेट रिडक्शन भी किया है. तो जीएसटी हैज गिवन मोर रिलीफ टू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर कवरेज ऑफ व्हाट, इनपुट टैक्स सेट ऑफ. पहले सीएसटी का नहीं मिलता था, वैट का नहीं मिलता था, अब तो पूरा फुल चेन है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीट चेन ऑफ सेट ऑफ इज देयर रिजल्टिंग इन वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस. क्योंकि ये पता चल जाता है ये माल उसको बेचा गया है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फंस जाएगा वो. ठीक है, तुरंत पहुंच जाएंगे उसके पास कि अरे यार आपकी तो इतनी तो परचेजेज हैं, आपने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, माल बेच खरीदा है तो किसके लिए खरीदा है, ये चीज़ें बेच रहे हो आप, ट्रेडर हो. देन कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, टैक्स ऑन टैक्स का बर्डन, डबल टैक्सेशन का बर्डन वो खत्म हो गया. और बेनिफिट दिए गए हैं किसको, स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को. कैसे कि भाई आपको कंपोजिशन स्कीम हो गई, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन दे दिया गया,
तो जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है। सिंगल रजिस्ट्रेशन इज नीडेड इन वन स्टेट, ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन की क्या है रिक्वायरमेंट है, दे कैन गो फॉर द बेनिफिट ऑफ से कंपोजिशंस की। तो ये एडवांटेजेस हैं, ये आप एक बार क्या है गो थ्रू कर लीजिएगा सही से। कल से हम क्या है इस टॉपिक को, नया टॉपिक है कल ये, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्यों किया गया, ठीक है, क्या इसकी एक्ट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 246A बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 246A में जीएसटी बना है, उसी कारण से लग रहा है। तो ये अपन करेंगे कि क्यों ये पहले क्या था, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत थी अमेंडमेंट की, ये अपन ने वैसे एक बार देख भी लिया। अमेंडमेंट एक्ट के सेलियन फीचर्स आपको पता रहने चाहिए, और फिर ये एक बार अमेंडमेंट एक्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, पहले ही आया हुआ है एग्जाम में। अभी भाई कई थ्योरी के क्वेश्चंस को अपन वैसे नहीं लिख के यही बता देते हैं कि भाई ये चीज़ आई हुई है तो अब बच्चा इस पर यहीं से ही समझ जाएगा, तो ऐसी चीज़ें भी कर रखी है, ठीक है। तो ये कल अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स आपको, जो मेरा मेन एम्फेसिस था कि आज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे जो अपन ट्रांसफ़र करते हैं वो चीज़ आपको क्या है क्लियर होनी चाहिए। भाई ये चीज़, ये इतना अमाउंट इधर ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है कि वो सेटलमेंट पे आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बस ये लास्ट टॉपिक रहता है अपना इसका। उसके बाद तो ये बॉडी ऑफ लॉ है, जीएसटी लॉ, काउंसिल तो करना ही है अपने को, काउंसिल तो उसी में ही आ रहा है। ये बॉडी है कि भाई कौन कौन सी एक्ट्स हैं, कौन रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं। फर्स्ट चैप्टर की ये थ्योरी फिर पूरी खत्म हो जाएगी। सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम लगेगा, सप्लाई वाला चैप्टर है, क्योंकि सारी धारा मतलब उसमें से क्या होता है, जब प्रैक्टिकल केस लॉ बेस्ड स्टडीज़ भी हो, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी, उसमें से बहुत पूछता है, एक एक चीज़ पूछ लेता है। ये चीज़ नेगेटिव लिस्ट में है, ये चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी या नहीं होगी, ऐसे एस्पेक्ट्स उसमें डालता है। सर्कुलर्स हैं उनके एस्पेक्ट्स डालता है, वो चीज़ें अपने को सर्कुलर्स, केस स्टडीज़, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इंटर लेवल पे तो आपने उतना नहीं पढ़ा होगा, और ये फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इसको आगे अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा करने से भी कुछ नहीं होता भैया, 10 घंटे पढ़ लिया, अरे क्या फ़ायदा हुआ उससे, एक ही लाइक 10 घंटे चल रहा है, उसमें कुछ नहीं होता। आप जितना कराया है उसको सही से करो, ठीक है ना। थैंक्स फॉर नाइस लिसनिंग एंड कोऑपरेशन, उनके लिए भी बोल दिया उन लोगों के लिए भी बोल दिया।